Welcome back, my dear brothers and their sisters. In this video we discuss about the statement and proving of Ohm's law. Now first of all we discuss for the statement. The statement of Ohm's law is that if we does not change the physical qualities, physical quantities like temperature, pressure, length, thickness, etc. of any metal or conductor or wire, then the ratio of potential difference V and the current flowing in the wire I always remains constant. This ratio is known as electrical resistance. That is, please listen one again. If we does not changes physical quantity, then the ratio of V and I remains constant. आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में I बढ़ेगा और रेशियो फिक्स रहेगा. अगर V डाउन करोगे तो I डाउन हो जाएगा. यानी इनका रेशियो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट. लेकिन कंडीशन अप्लाइड है. कंडीशन क्या अप्लाइड है? लेंथ ना बढ़ाई जाए, थिकनेस ना चेंज की जाए, टेम्परेचर ना वेरी किया जाए, प्रेशर ना वेरी किया जाए. कुछ कंडीशंस हैं. ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ना चेंज की जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो V और I का रेशियो कांस्टेंट रहता है या V प्रोपोर्शनल टू I होता है. ठीक है. इसको हम फार्मूला वाइज कहें तो ऐसे लिख देंगे और बाद में इसी कांस्टेंट के लिए एक सिंबल यूज करेंगे. यहाँ सिंबल R है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस नाम से पहचानेंगे. तो V बाई I इज इक्वल टू R. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करूंगा स्टेटमेंट को ही. इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I, ध्यान रखिएगा, एक तरफ V एक तरफ I लीजिए तो ये हमें क्या मिलने वाला? एक स्ट्रेट लाइन. हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ये रिप्रेजेंट करता है, देखो आप इसको स्ट्रेट लाइन की तरह सोच सकते हो. देखो V इज इक्वल टू आर आई लिख सकते हो कि नहीं बताओ. इसको अगर आप कंपेरिजन करना चाहो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, देखो तो C के प्लेस में यहाँ पर क्या है? जीरो है कि नहीं. और जब C जीरो होता है आप तो जानते हो स्ट्रेट लाइन में तो ओरिजिन से पास होती है लाइन. तो आप देखो M की प्लेस में यहाँ पर क्या है? R, स्लोप R है. और x एक्सिस पे हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है? I. तो एक काम करते हैं, इसका एक्सिस चेंज कर देते हैं. इसको x पे I ले लेते हैं और y पर हम क्या ले लेते हैं? V ले लेते हैं. देखो मैचिंग कराते हैं इसको. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप से बना, यानी यहाँ पर v इज इक्वल टू आर आई. r स्लोप की जगह है, x एक्सिस में हमारा I है, y एक्सिस में हमारा v है. हो गया स्ट्रेट लाइन की नहीं हो गया. तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी ना बदलें तो V और I का ग्राफ हमेशा हमें क्या देगा? स्ट्रेट लाइन. और अगर स्ट्रेट लाइन कभी गिवन हो आपको और तुमसे रेजिस्टेंस मांगा जाए बाय द वे, तो आप क्या फाइंड कर दो? स्लोप फाइंड कर दो tan थीटा. देखो आप जब tan थीटा निकालोगे तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस यूज होगा कि नहीं होगा बताओ? y बाई एक्स. तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? ये हमारा स्टेटमेंट बोला जाएगा. अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे. इसके बाद ओम्स लॉ को प्रूफ करके जो हम लाएंगे वो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है. क्या होती है? वो 10th स्टैंडर्ड में नहीं बताई गई, यहाँ पर हम उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लाएंगे. फिलहाल डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ. लिखिए, इफ फिजिकल स्टेट्स लाइक temperature, pressure, length, etc. does not changes for a wire या metal या conductor, कुछ भी लिख दो, for a wire, then the ratio of potential difference V and current I remains constant. This constant is called
रेजिस्टेंस गिवन एज, इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद ये फार्मूला लिखना है आपको, V बाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V बाई आई इज इक्वल टू R, ये रेजिस्टेंस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखना है इफ वी प्लॉट अ ग्राफ, किसके किसके वर्सेस, V वर्सेस I, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ V वर्सेस I या V एंड I कुछ भी लिख दो, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये हमारा इतना हिस्सा बनेगा किसका, स्टेटमेंट का। ये ग्राफ भी बना लीजिएगा फाइनल, फिर आगे प्रूविंग करता हूं। नाउ वी वांट्स टू प्रूव V एंड I रेशियो बिकम्स कांस्टेंट। मेरा टारगेट आप सेट कर लीजिए पहले अपने मन में कि हमें किसी तरह कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करने हैं कि V और I का जो रेशियो बने वो क्या बन जाए, कांस्टेंट बन जाए। चलिए एक रिलेशन हम पीछे सीख चुके हैं, मुझे लगता है सबको लर्न हो गया होगा। वी नो दैट, ध्यान से सुनिए और समझिए, ये रिलेशन आप जान चुके हो। वी नो दैट क्या जान चुके हो, जरा देखना, रिलेशन बिटवीन I एंड VD, ये आपके पास है कि नहीं है बताओ। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD is I is equal to NEA VD। इसको इसी टाइप से याद करना, सब लोग एक जैसा याद कर लोगे तो आसान रहेगा, बोलने में भी ईजी, प्रैक्टिस में आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो I is equal to NEA VD, ये तो रिलेशन हो गया। अब हम आगे फर्दर बढ़ाते हैं। देखो एक वायर था, मैंने बोला था आपसे, एक वायर है, बैटरी के टर्मिनल से बीच में कनेक्ट किया जाएगा, वही तो इसे एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक अप्लाइड फील्ड हुआ कि नहीं हुआ। एक आप जानते हो एंड E इज इक्वल टू V बाई डी या V बाई L, चूंकि यहाँ वायर के लिए सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस की प्लेस पे हम लोग लेंथ यूज कर लेते हैं। भाई जो वायर आपने ऐड किया है, दो टर्मिनल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेंथ नहीं होगी वायर की, तो हम इसको क्या यूज करते हैं, एज अ लेंथ। तो देखो रेशियो ध्यान देना, E जो फील्ड होता है अप्लाइड फील्ड, वो V बाई L हुआ कि नहीं हुआ बताओ। और E के लिए आपने लास्ट चैप्टर में कहीं पढ़ा, E इज इक्वल टू F बाई Q, फोर्स बाई चार्ज इज फील्ड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो F बाई Q इज इक्वल टू V बाई L, नहीं लिख सकते हो बताओ। अच्छा चार्ज बाइस, अच्छा फोर्स F इज इक्वल टू ma होता कि नहीं, सुना कि नहीं सुना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं ma बाई Q इज इक्वल टू V बाई L, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा अब हम लोग एक रिलेशन आप जानते हो, Q इज इक्वल टू Ne, चार्ज सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये ma बाई Ne भी लिख सकते हो, अभी Q में रख लेते हैं, चलो बाद में लेते हैं इसको, V बाई L। तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, QV बाई ML। A के बी इक्वेशन इसको इस फॉर्मेट में लिख ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक और चीज थोड़ा इधर कर लेते हैं, एक और बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर यूज करनी, मुझे क्या यूज करना है, वी नो दैट, ये रिलेशन भी हम जान चुके हैं, वी नो दैट द एवरेज वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज करने वाले हैं, एवरेज वेलोसिटी रहेगी। देखो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, वो कोलिजन करते हैं आयंस से या एटम्स जो प्रेजेंट होंगे उनके साथ। फर्स्ट टाइम जब कोलिजन हुआ होगा तो उसकी इनिशियल स्पीड u1 रही होगी, मैंने ऐसा लेट किया।
और ए एक्सेलरेशन है जो बैटरी ने उसको प्रोवाइड किया है, और थोड़ा सा टाइम होगा, टाइम पीरियड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो u1 प्लस ए टाउ वन इज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। पीछे डेफिनेशन छोटी छोटी हमने डिफाइन की हुई हैं, याद है तुम्हें कि नहीं याद है? अच्छा, दोबारा से जब कोलिजन हुआ होगा तो हमने वेलोसिटी को नाम दे दिया u2, दोबारा जब इम्पैक्ट करने गया वो, और एक्सेलरेशन सेम रहेगा, बैटरी तो वही लगी हुई है। टाइम इंटरवल थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है तो टाउ 2 लिख दिया। ये टाइम क्यों कम ज़्यादा हो सकता है भाई? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, बीच के एटम्स का जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है। कुछ 2 एटम पास होंगे, कहो अगले 2 एटम थोड़ा दूर हो जहाँ कोलिजन होने जा रहा है। अगर इसको एन टाइम कोलिजन की हम बात करें तो यहाँ u1 प्लस ए टाउ एन कर सकते हो कि नहीं बताओ? और मैंने अभी बोला आपसे एवरेज, ये टर्म बोला कि नहीं बोला मैंने? एवरेज, यहाँ एवरेज निकाल रहा हूँ, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज एन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज के हिसाब से अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें हम लोग तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट करके un बाई n कर दो ऐसे, प्लस a यहाँ से कॉमन ले लो, टाउ 1 प्लस टाउ 2 डॉट डॉट टाउ n बाई n। आपको याद है जो स्मॉल डेफिनेशंस पीछे लिखी हैं आपके पास, ये कौन सी वेलोसिटी है? u1 प्लस u2 प्लस un बाई n, थर्मल। याद है इसकी वैल्यू कितनी थी? पेज पलट के देखो, द थर्मल वेलोसिटी इज 0। वेरी गुड, Vd यहाँ 0 हो गया, और इसको टाउ बोल देंगे, मीन रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो Vd इज इक्वल टू ए टाउ निकल आया। ए की वैल्यू हम लोग फॉर इलेक्ट्रॉन अगर बात करें, यहां पर ध्यान देना, पहले इसको रख ले रहे हैं, ये की ए यहाँ से पुट कर दो, इसको कोई क्वेश्चन डाल दो, एक ये डाल दिया, इसको सेकंड, अच्छा 1 ये पड़ा है, इसको 2 डालो, और इसको क्या डाल दो? 3rd। देखो एक्सेलरेशन हम यहाँ निकाल चुके हैं, इस एक्सेलरेशन को यहाँ पुट कर सकते हो कि नहीं आप बताओ? तो Vd इज इक्वल टू ए की प्लेस में रख दिया हमने qv बाई ml और टाउ। कोई डाउट है? अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में सोच रहे थे, फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कौन मूव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन मूव करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तरह कंसीडर करेंगे। तो EV बाई ml इंटू टाउ हुआ कि नहीं? वो बताओ, ये किसकी वैल्यू निकली है भी हमारी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इक्वेशन 4 लिख लो इसको। हमारे पास Vd आ चुका है, और हमारे पास I और Vd में रिलेशन पहले से लिखा हुआ है, हम उस Vd को यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं क्या? पहले बताओ मुझे। नाउ वी पुट इक्वेशन लास्ट इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। जिस ऑर्डर में मैं समझा रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप नोट करना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। Vd क्या निकला है? EV बाई ml इंटू टाउ। वहाँ पुट कर दो। किस रिलेशन में रख रहे हैं हम? I इज इक्वल टू NEA Vd था ना, और Vd के प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी EV टाउ बाई ml। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जरा इसका, क्या बन सकता है सिंप्लीफिकेशन होकर? देखो NE स्क्वायर हो जाएगा, A टाउ कैपिटल V बाई ml होगा। मैंने आपको याद होगा शुरू में कहा था हम अपना टारगेट सेट कर ले रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, वो आपके पास लिखा है टारगेट। क्या लिखा है? V बाई आई इज इक्वल टू जो कुछ आए वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ V और I का रेशियो सेट करना चाहता हूँ मैं ना, तो चलो V और I का रेशियो सेट करते हैं अब इस जगह पर। I इस तरफ है, V उस तरफ है, यानी I उधर डिवाइड में ले जाओ, बाद बाकी ये चीज़ें इधर दूसरी साइड लाओ। तो V और I का रेशियो सेट करना है मुझे। ml उधर ऊपर चला जाएगा कि नहीं बताओ? NE स्क्वायर और A टाउ। जरा ध्यान से देखो प्लीज, हियर ml बाई NE स्क्वायर A टाउ, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये कांस्टेंट है भी कि नहीं है। अगर ये सब चीजें कांस्टेंट आ जाए, प्रूफ हो जाए किसी तरह, तो हम नहीं कह सकते V बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को R नाम दे देंगे। तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं। ये जो हमारा RHS आया है, प्लीज़ ध्यान दें, इसको हम किसी तरह बता दें कि ये कांस्टेंट है, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। M क्या है पहले इसका समझिएगा, मास ऑफ द चार्ज कैरियर, और कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट नहीं होता है? देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो कितना होता है, बताओ भाई?
9.1 10⁻31 kg, ये कांस्टेंट है। L हो गया लेंथ ऑफ द वायर। मैंने यहां पर डेफिनेशन में बोल दिया है फिजिकल स्टेट्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, थिकनेस, बोला था डज नॉट चेंजेस, इनको चेंज करना नहीं है। तो जब इसको नहीं चेंज करेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं? अगर लेंथ चेंज करोगे तो वैल्यू बदल जाएगी। मैंने कहा लेंथ डज नॉट चेंज, ये फिजिकल स्टेट में आ गई। एन हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। ई तो आप जानते हो एलिमेंट्री चार्ज 1.6 10⁻19, ये भी कांस्टेंट है। एरिया हमारा थिकनेस में आ जाता है और थिकनेस फिजिकल स्टेट है, लेंथ थिकनेस, ये भी नहीं वेरी कर सकते हो आप। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, टाइम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा। टाउ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे अगर तो एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा। तो जो टाउ है, जो रिलैक्सेशन टाइम, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर। और टेम्परेचर कैसा स्टेट है? फिजिकल स्टेट है। इसकी कंडीशन हमने डेफिनेशन के साथ बोली है कि फिजिकल स्टेट्स नॉट चेंजेस, तब ये V और I का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो देखो इस तरह हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि RHS इज कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, इसको हमने लेट कर लिया ml/ne² 8 आओ को एक कोई सिंबल लेट कर लिया और लेट कर दिया उसको R। तो फिर V/I इज इक्वल टू R आ गया, बोलो भाई। और ये R है क्या? कांस्टेंट है। दिस, ये जो ओम्स लॉ हुआ हियर R इज इक्वल टू ml/ne² 8 आओ इज कॉल्ड ओम्स लॉ इन टर्म ऑफ पैरामीटर्स। ये जो सब सिंबल्स हैं ये पैरामीटर्स बोले जाते हैं। ओम्स लॉ अगर पैरामीटर फॉर्म में पूछा जाए, पैरामीट्रिक फॉर्म, तो आपको लिखना R इज इक्वल टू ml/ne² 8 आओ। सिंपल ओम्स लॉ पूछा जाए तो V/I इज इक्वल टू R, और वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए वो तो आपके पास यही क्या निकला था, बताओ क्या निकला था? E इज इक्वल टू J इज इक्वल टू सिग्मा E, कुछ ऐसा निकला था अभी पीछे। ये वेक्टर फॉर्म का ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ के आपके पास 3 स्टेटमेंट हो गए। देखो नॉर्मली ओम्स लॉ बोला जाए तो आप कहना V/I इज इक्वल टू R, पैरामीटर फॉर्म में तो R इज इक्वल टू ml/ne² 8 आओ, और अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा था तो J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब इसको नोट कर लीजिए, सेव कर दो।